Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Children, we were doing first chapter of history class 10, that is the rise of nationalism in Europe. तो बेटा पिछले वीडियोस में हमने जो देखा है, पिछले 3 पार्ट्स में हमने क्या देखा है कि what was the impact of French Revolution on its neighboring European countries, है ना, कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा बाकी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे लिबरलिज्म की डिमांड होने लगी ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन थे? एजुकेटेड पीपल थे। बिकॉज दे वर एजुकेटेड तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग द इक्वल राइट्स, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द नेशनलिज्म, लिबरलिज्म। तो अचानक से क्या हुआ था? आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, ओके, वियना की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, जिसमें क्या किया था? फ्रांस में दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम सेटअप कर दिया था, है ना। और साथ में जो भी उनके सेंसरशिप लगा दी थी, जो भी जितने भी जो कंजर्वेटिव्स थे वो सब अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ाने लगे थे। और वो क्या कर रहे थे? उन्होंने दोबारा सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का क्या मतलब था कि मीडिया में कोई भी उनके खिलाफ, मीडिया कह लो, न्यूज़पेपर्स कह लो, मैगजीन्स कह लो, सोसाइटी में कह लो, कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी अगेंस्ट उनके नहीं बोल सकता था। जो बोलते थे उनको सज़ा देते थे। तो इस चीज़ के कारण हुआ क्या? जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कुछ समय के लिए क्या हो गए थे? अंडरग्राउंड हो गए थे। और अंडरग्राउंड होकर ऐसा नहीं था कि वो लोग अंडरग्राउंड होकर दे वर क्वाइट, दे कीप वर्किंग टुवर्ड्स द नेशनलिज्म, दे कीप स्प्रेडिंग देयर व्यूज इन द सोसाइटी इन अ सीक्रेट वे बाय मेकिंग सीक्रेट सोसाइटीज़, जिसमें हमने जिसेपे मैज़िनी का एग्जाम्पल किया था, जिसने क्या क्या किया था? यंग इटली बनाई थी, यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप नाम की बनाई थी, है ना। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब आगे हम लोग रिवोल्यूशनरीज के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ द रिवोल्यूशनरीज ट्राइड टू स्प्रेड द नेशनलिज्म इन देयर ओन डिफरेंट वेज। So students, let's begin our today's class. तो हमने किया था कि लास्ट जो हमने रेवोल्यूशनरीज के बारे में किया था, और हमने एक ड्यूक मेटरनिक की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि जो जिसेपे मैज़िनी हैं, ही वुड बी द बिगेस्ट एनिमी फॉर द कंजर्वेटिज्म। ओके, तो आज हम लोग करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशनरी इन फ्रॉम 1830 टू 1848। तो अगर हम लोग 1830 टू 1848 की बात करते हैं तो it witnessed a great tension and unrest. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये जो समय था 1830 टू 48 का, this period was full of lots of changes, lots of tensions among whom? Among the oppressors and the revolutionaries. इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तरह के टकराव देखने को हमें मिलेंगे। वो टकराव किस तरीके के थे? Conservatives in Europe were trying to become more powerful. Of course, वियना की संधि के बाद जो है उन्होंने अपनी पावर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, एंड कंटिन्यूसली दे वर वर्किंग ओवर इट, है ना। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या कर रहे थे? वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते थे वो। लेकिन वहीं जो दूसरी ओर थे रेवोल्यूशनरीज, वो क्या कर रहे थे? वो चाहे ओपनली थे या वो सीक्रेट वे में थे, in any manner, anyhow, they were attempting hard to spread nationalism and bring liberalism in Europe. और ये सिर्फ किसी एक कंट्री की बात नहीं, मैं सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कंट्रीज में जो रेवोल्यूशनरीज थे, दोज वर एक्टिव, और वो अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की बातें लोगों के अंदर वो लोग पहुँचा रहे थे, लोगों तक अपनी बातें जो है वो लोग पहुँचा रहे थे। अब ये रेवोल्यूशनरीज थे कौन? तो ये रेवोल्यूशनरी हमने पहले भी किया था कि दिस कंप्राइज द एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हु वर एक्टिव इन डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स। अब ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे? ये रेवोल्यूशनरीज हमारी एजुकेटेड सोसाइटी से आए थे। दोज वर द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जो किसी ना किसी भी काम से वो लोग जुड़े हुए थे, और बिकॉज दे वर एजुकेटेड तो दे वर एनलाइटेंड, है ना। वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आ गई थी, एक जागरूकता आ गई थी किस चीज़ को लेकर कि
they should also get their rights. They should be free to survive in a manner how they want. तो इस तरीके की बातें जो है सोसाइटी में लोग करने लगे थे. एंड दे वर एक्टिव इन डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स लाइक इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, पोलैंड, आयरलैंड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंट्रीज के जहाँ पर के रेवोल्यूशनरीज वर वर्किंग एक्टिवली. यहाँ पे उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किए, आंदोलन किए आज़ादी के लिए, लोगों को उनके राइट्स दिलवाने के लिए. अभी ऐसे ही हम एक पहले क्रांति के बारे में बात करेंगे. आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन दोबारा एक बार आप पहले कर चुके हो. दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, है ना. जो पहली क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में. तो फ्रांस में एक और क्रांति हुई इन द ईयर 1830 इन द मंथ ऑफ जुलाई. अब इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इन दिस जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, बॉर्बन किंग, अगर आपको याद होगा बेटा कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में, हमने किया था आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन. 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी. और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया था? फ्रांस में दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को बिठा दिया था, है ना. तो अब ये जो जुलाई क्रांति हुई, इसमें क्या किया? उस राजा को दोबारा गद्दी से हटा दिया गया. इट मीन्स हिज किंगशिप वॉज फिनिश्ड. और उसकी जगह पर क्या किया? इंस्टॉल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उन्होंने कर दी, यानी उन्होंने उसको हटाकर, उस बॉर्बन किंग को हटाकर वहाँ पर एक और राजा को ही बिठाया उन्होंने. लेकिन अब वो राजा किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. ही हैड टू वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टन सेट ऑफ रूल्स. और किसको उन्होंने मोनार्क बनाया? लुइस फिलिप वन. हियर यू कैन सी द पिक्चर. ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, हियर इज लुइस फिलिप वन हु बिकेम द किंग और द मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830. अब देखो हमने पहले क्या देखा था बिगनिंग में बेटा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे. फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके कारण बाकी यूरोपियन कंट्रीज में एक्टिविटी शुरू हो गई थी, याद है ना. अब दोबारा फिर से वैसा ही हुआ. अब फिर से फ्रांस में एक क्रांति आई, और इस फ्रांस के क्रांति ने क्या किया? रिजल्ट क्या हुआ इस फ्रांसीसी क्रांति का? इट स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स आप लोगों ने सिविक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पावर शेयरिंग के चैप्टर में किया है ना. बेल्जियम के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसी कंट्री की बात हो रही है. अब इस 1830 की फ्रांस के रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर ब्रुसेल्स में क्रांति आ गई. और उस क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ? विच लेड टू सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. उस समय बेल्जियम किसका हिस्सा था? नीदरलैंड्स के अंडर था. नीदरलैंड्स का वो हिस्सा तो नहीं कहेंगे, वो नीदरलैंड के अंडर था. नीदरलैंड ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था. लेकिन इस फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पायर होकर क्या किया उन्होंने? वहां पर भी रेवोल्यूशन आई एंड दे गॉट देयर फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ या यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. और ये कब हुआ? 4 अक्टूबर 1830. फ्रांस में क्रांति कब आई? जुलाई 1830 में. और बेल्जियम इससे इंस्पायर होकर बेल्जियम में क्रांति कब हुई? 4 अक्टूबर 1830 में. अभी हमने 2-3 बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देख लिए कि फ्रांस में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हलचल होती है. वो भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए इसी बात से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ड्यूक मेटरनिक कौन थे? याद है? हमने पढ़ा था कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसको जिसने लीड किया था, ठीक है, वहाँ पर जो हेड थे वो कौन थे? वो थे ड्यूक मेटरनिक. और ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ही वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. ड्यूक मेटरनिक वॉज चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया. तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें ड्यूक मेटरनिक है. तो ये सभी चीज़ों को, इन सभी इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ड्यूक मेटरनिक ने क्या कहा? ड्यूक मेटरनिक हैज सेड, ही गेव अ वेरी important statement. He said, when France sneezes, rest of the Europe catches cold. What is the meaning of sneeze? Sneeze होता है छींक मारना. जब जुकाम होता है तो छींक मारते हैं ना. और घर में क्या होता है, अगर एक को भी हल्का सा जुकाम हो गया तो उससे सभी घर वालों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तो मतलब उसका इम्पैक्ट होगा.
उनको ज़्यादा ज़ुकाम नहीं होगा तो थोड़ा होगा, बट उनके ऊपर भी आपके अगर घर में किसी भी एक फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब होती है तो बाकी सबके ऊपर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। वही बात उन्होंने बोली कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि अगर फ्रांस को छींक भी आ जाए तो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर ज़ुकाम की बात नहीं हो रही, कोल्ड एंड कफ की बात नहीं हो रही। व्हाट ही मेंट टू से कि एनी एक्टिविटी इन फ्रांस means a lot to other European countries or European states because they got inspired with those events। तो इसलिए फ्रांस देखा जाए तो इसलिए हमने अपनी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से की थी। तो फ्रांस में होने वाला कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस में कुछ भी इवेंट होता है उससे इंस्पायर होकर किसी ना किसी नेबरिंग कंट्रीज में कुछ ना कुछ उसका हमें रिजल्ट आउट देखने को मिलता है। तो पिछली बार हुआ था, पिछली बार भी फ्रांसीसी क्रांति के कारण बाकी सभी नेबरिंग कंट्रीज ने नेपोलियन की आर्मी को बुलाया कि भाई हमारे देश में आओ, हमें भी आज़ादी दिलवाओ। उनके अंदर भी नेशन स्टेट बनने की इच्छा जागी कि अगर फ्रांस में मोनार्कल सिस्टम ख़त्म हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट क्यों नहीं बन सकता। तो और ऐसे ही जब अभी फ्रांस में जुलाई क्रांति आई तो वहाँ पे ब्रुसेल्स ने उससे इंस्पायर होके बेल्जियम ने जो है क्या कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया, वो नीदरलैंड से अलग हो गया। तो दैट्स वाई ड्यूक मेटरनिक गेव दिस स्टेटमेंट। अभी इन्हीं सब के बीच में एक और घटना हुई 1830 में, फ्रांस की घटना हुई, साथ में ब्रुसेल्स की हुई। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस का नाम आप सबने सुना होगा। तो दिस वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस की आज़ादी की क्रांति या आज़ादी के लिए जो उन्होंने युद्ध किया। अभी वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप देखेंगे यूरोपियन मैप है ये। अगर ग्रीक की हमने आज़ादी की बात कर रहे हैं बेटा, तो ग्रीक को किससे आज़ादी चाहिए थी? ग्रीस वॉज एट दैट टाइम अंडर, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ग्रीस किसका हिस्सा था उस समय? ऑटोमन एम्पायर का। और ऑटोमन एम्पायर क्या था? एक मुस्लिम एम्पायर था। जबकि अगर हम लोग ग्रीस की बात करें, अब इस मैप में अगर आप देखेंगे तो हियर इज ग्रीस, यू कैन सी हियर। सो दिस इज ग्रीस एंड दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर विच वाज रूल्ड बाय टर्कीज। ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम एम्पायर था और ग्रीस एक क्रिश्चियन स्टेट था, यू कैन सी। अभी बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद व्हाट दे वांटेड, दे आल्सो वांटेड फ्रीडम। अभी उसके लिए अब ग्रीस में हुआ क्या, कैसे दे गॉट द फ्रीडम, लेट्स सी। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821। अभी वहाँ पर जो स्ट्रगल था आज़ादी का, ये शुरू कब हुआ? इट वॉज स्टार्टेड इन 1821 में शुरू हुआ। और इनकी हेल्प किसने की? दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स इन एग्जाइल। अब देखो ग्रीस में किनका, मुस्लिम्स का एम्पायर था, वहाँ पे मुस्लिम रूल था। तो एग्जाइल मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, एग्जाइल होता है वनवास, है ना। लेकिन यहाँ पर वनवास नहीं है, यहाँ पर एग्जाइल का मतलब है देश निकाला। तो जिन ग्रीक्स को देश निकाला, यानी उनको ग्रीस से निकाल दिया था, मे बी बिकॉज दे वर spreading the ideas of liberalism or because of any reason, or maybe they were not following the orders of their ruler, कुछ भी कारण हो सकता है। जिनको ग्रीस से निकाल दिया गया था वही लोग कहीं ना कहीं इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए ग्रीस को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका भी तो देश था ना। तो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। और कौन सपोर्ट कर रहा था? मैनी फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियंस। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे या वहाँ के जो लोग थे वो भी ग्रीस को क्या कर रहे थे? उसके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में वो भी ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे, पोएट्स एंड आर्टिस्ट, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ ग्रीस। अब जो पोएट्स एंड आर्टिस्ट थे वो ग्रीस को क्या बोलते थे? देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। दे कॉल्ड ग्रीस द क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर। अगर हम लोग यूरोपियन, क्रेडल क्या होता है? बेस, स्टार्टिंग, है ना। अब बच्चा, घर पे कोई छोटा बच्चा आता है तो उसको पालना शुरू करते हैं, तो वही चीज़ है। अब यूरोपियन कल्चर को पालना, यानी यूरोपियन कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोपियन कल्चर की शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं ग्रीस से। और कल्चर किस लिए बोला गया है? जो उसके रिलीजन को लेकर। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीस क्या था? वो एक क्रिश्चियन
स्टेट था। और मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्या है, क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं। तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं एक रिलीजियस वे में किससे जुड़े हुए थे, ग्रीस से जुड़े हुए थे। दूसरा कारण है इसको द क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर बोलने का, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा ग्रीस कल्चर या मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के बारे में। तो वो सिविलाइजेशन कहाँ से, यहीं से शुरू हुई थी। तो अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी जो कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेसेस से स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए लोग इसके साथ क्या थे, इमोशनली जुड़े हुए थे। एंड दैट इज वाई पोएट्स एंड आर्टिस्ट इसको क्या बोलते थे, दैट ग्रीस इज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर। तो लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए all these people, those who got the exile, other people from the other states of Europe, and poets and artists, they all contributed or they all participated in the freedom struggle of Greece. अभी इसी में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल पे करने वाले थे, अभी हमने पोइट्स के बारे में पढ़ा था, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया, ही वॉज लॉर्ड बायरन, हु वॉज एन इंग्लिश पोइट। लॉर्ड बायरन कौन थे, एक इंग्लिश पोइट थे, ये कवि थे, बट इनका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस इंडिपेंडेंस वॉर में। हाउ, व्हाट वाज हिज रोल, ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, फाइनेंशियल हेल्प इन्होंने की। और फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ पोइट थे तो इन्होंने पोइटिक वे में भी लोगों को इस स्ट्रगल के साथ जोड़ा। बहुत सारे फंड्स जो हैं इन्होंने तैयार किए, यानी फाइनेंशियल हेल्प की युद्ध में। और फाइनली जब इनको लगा कि he need to go, तो he went to fight in the war also। देखो वो एक कवि था, वो कोई योद्धा नहीं था, वो कोई सैनिक नहीं था, लेकिन जब उसको लगा कि उसके देश को उसकी ज़रूरत है तो क्या हुआ, वो उसके आज़ादी के युद्ध में भी गया। और वहाँ पर क्या हुआ, फीवर होने के कारण, बुखार के कारण क्या हुआ, ही डाइड ऑफ फीवर इन 1825। बट जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी दैट वॉज very important, it played a very important role in the independence struggle of Greece। तो फाइनली हुआ क्या, 1821 में ये स्ट्रगल शुरू हुआ था, which continued with the support of so many neighboring states plus Greece people plus poets, artists, so many people contributed। तो फाइनली ये स्ट्रगल खत्म कब हुआ, this struggle ended in 1832। Finally in 1832 Greece got its independence in after the Treaty of Constantinople। देखो बेटा यहाँ पर लिखा है ट्रीटी, ट्रीटी मैंने आपको बताया था ट्रीटी होता है संधि। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल में क्या हुआ, ये जो संधि हुई इसमें क्या हुआ, इसने ग्रीस को क्या डिक्लेयर कर दिया, दैट ग्रीस इज नाउ एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसने ग्रीस को एक आज़ाद देश के रूप में घोषित कर दिया या डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से ये जो क्रांति थी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू स्प्रेड द नेशनलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज। तो अभी यहाँ पे हमने देखा रोल किसका था, पोइट्स का, आर्टिस्ट का। तो कहीं ना कहीं यानी कि सिर्फ जो योद्धा थे, सिर्फ युद्ध से ही लड़ाई नहीं जीती जा रही थी। अभी तक जो नेशनलिज्म की बात हो रही थी वो सिर्फ युद्ध के जरिए ही नेशनलिज्म नहीं आ रहा था, यानी जो पोएट्स थे वो भी, आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। एंड व्हेन पोएट्स एंड आर्टिस्ट स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स द नेशनलिज्म, टू स्प्रेड द नेशनलिज्म, तो एक एरा आया यूरोप में, एक टाइम्स शुरू हुआ विच वॉज कंसिडर्ड एज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो इसमें क्या था, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी अब लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग जगाने का एक अलग तरीका। अभी तक तो बोल रहे थे कि हमें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के जरिए जो है लोगों को इंस्पायर कर रहे थे टू गेट अटैच टुवर्ड्स देयर नेशन। नाउ अब ये जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये सभी लोगों ने एक नया तरीका निकाला। अब ये नया तरीका क्या था, ये कहते थे वी शुड स्प्रेड आवर कल्चर। और कैसे स्प्रेड करना है उसको, बाय आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्या करना है, हमें अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताना है। सिर्फ युद्ध ही एक तरीका नहीं है। अगर लोगों को देखो, सबसे पहले तो बेटा नेशन स्टेट का मतलब क्या है, लोग अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझें, है ना, लोगों को लगे कि यस वी ऑल आर वन,
जब तक वो ऐसे बिखरे रहेंगे, इसका मतलब उनके अंदर एक कलेक्टिव फीलिंग नहीं आएगी कि हम लोग किसी एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, कलेक्टिव फीलिंग लाने के लिए उनको एक करना ज़रूरी था, जिससे जो कैसे हो सकता था, उनके कल्चर को आपस में जोड़ के, उनको उनके कल्चर या हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में बताकर। तो अब ये रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। अब ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड कर रहा है वो कैसा है? वो कौन सी फीलिंग है? सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चरल पास्ट। लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताना, लोगों को उनके जो भी पास्ट में हीरोइक डीड्स, एनीथिंग गुड, देयर कल्चर, हाउ दे इमर्ज्ड, उन सब के, उनके ट्रेडिशन से उनको और ज़्यादा उनको उसके क्लोज लेकर आना, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। सो ये उनका एक नया तरीका था। अब ये किसको अपोज करते थे? दे क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वो कहते थे हर चीज़ को तर्क वितर्क में नहीं तोल सकते। जब हम लोग तर्क वितर्क में आते हैं, कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती, तो हम क्या होते हैं? हम उससे कट जाते हैं। एक ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि ये सही है कि गलत है, वो सही लगती है तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती तो हम कहते हैं ये सब बकवास है, ठीक है, इट्स मीनिंगलेस। तो कहते हैं कि वो रीजन और साइंस से हटके उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन। उन्होंने बोला कि जब हम लोग इमोशनली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, देखो एक ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जब हम अपनी फैमिली में, हम अपनी फैमिली को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। हमारी फैमिली किसी कारण से, जब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, घर पे कई बार कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो सबकी अलग अलग सलाह होती है, तो उस समय हमें बड़ा अजीब लगता है, वी डोंट फील गुड। हमें लगता है कि क्या है, एक उधर है एक उधर है, वाई दे आर नॉट सिटिंग ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली से इमोशनली जुड़े हुए हैं। वी लव आवर फैमिली, हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, आप 4-5 दोस्तों का बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर आप में डिस्प्यूट हो गया, सब दोस्त अलग अलग हो गए, तो डू यू फील गुड? नहीं। फिर कोई ना कोई दोस्त बीच में ना उस ग्रुप को दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है, यार तो भूल गया हमने ऐसा किया था, हम लोग कितना एक दूसरे के साथ रहते थे, है ना। तो आप पिछली बातें याद दिलाते हो। वाई? बिकॉज यू ऑल आर इमोशनली अटैच्ड टू ईच अदर। तो सिमिलर चीज़, सिमिलर मेथड इन्होंने, पोइट्स ने, आर्टिस्ट ने यूज़ किया। दे फोकस्ड ऑन इमोशंस। उन्होंने बोला जब लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड दे विल कंबाइन टुगेदर टू बिकम अ नेशन स्टेट। सो दिस वाज द वे दैट रोमांटिक, जो रेवोल्यूशनरी हम इनको कह सकते हैं, दे अडॉप्टेड। नेक्स्ट इज, अभी इसी का हमारे पास एक एग्जाम्पल है रोमांटिक, जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे। द वन एग्जाम्पल इज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। अब जो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर थे वो क्या कहते थे? ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। वो कहते थे कि अगर हमने अपने, अब देखो रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था? कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। और जर्मन जो फिलोसोफर थे जे.जी. हर्डर, इनका कहना था कि अगर हमने सच में अपने, क्योंकि जर्मन थे तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा जर्मन कल्चर, ओके, तो किसी भी कल्चर को अगर हमने जानना है तो ऑफकोर्स वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें वहाँ के कॉमन पीपल में मिलेगा, वो हमें वहाँ के रूरल एरियाज में जाके मिलेगा। अगर इंडिया का एग्जाम्पल लो आप, यहाँ पर इंडिया में क्या है? इंडिया की अगर आप रियलिटी, अगर आप रियल इंडियन कल्चर देखना चाहते हैं तो वी हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ द रूरल एरियाज। आपको सिटीज़ में इंडियन कल्चर देखने को नहीं मिलेगा। आपको इंडियन कल्चर कहाँ देखने को मिलेगा? जो आम आदमी है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। आप गांव में चले जाओगे, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, दैट इज़ आवर ट्रू इंडिया। जो हमारे जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से जानने को मिलेगा। तो इसलिए ये कहते थे कि इफ़ यू वांट टू नो आवर ट्रू कल्चर वी हैव टू डिस्कवर इट अमंग दी कॉमन पीपल। अगर हम लोग रिच सोसाइटीज़ में जाके ढूंढेंगे तो वहाँ पे हमें हमारा कल्चर नहीं मिलेगा, हमारा कल्चर हमें आम आदमियों में जाकर मिलेगा। अभी ये जो रोमांटिक, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, व्हाट आइडियाज़ दे अडॉप्टेड? दे अडॉप्टेड फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोइट्री। फोक क्या होता है? कल्चरल, ओके।
तो इन्होंने जो बिल्कुल जो देसी गाने जिससे लोग जुड़े हुए थे, अभी ऑफ कोर्स है हम इंग्लिश गाने सुन के शायद उतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना हम हिंदी गाने सुनकर एंजॉय करेंगे। हम हिंदी गानों को शायद उतना एंजॉय ना करें जितना अगर मैं पंजाबी या हरियाणवी या बंगाली या मराठी हूँ, अपनी मैं लोकल लैंग्वेज सुन के एंजॉय करूँगी। फाइन। तो सिमिलरली तो उन्होंने भी फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोइट्री, इन सब को उठाया। और ये क्यों उठाया इनको क्यों चुना उन्होंने? टू पॉपुलराइज द नेशनलिस्ट फीलिंग। अब जो फोक कल्चर था, अब वो फोक कल्चर कुछ पोइट्स को पता था या हमें और ज़्यादा डेप्थ में अपने कल्चर को जानना था ताकि हम लोगों को उसके बारे में बता सकें। तो क्या किया, अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग आवर फोक कल्चर, ताकि वो दूर दूर तक लोगों को उससे अवेयर करवाया जा सके, लोगों तक वो पहुंचाया जा सके, लोग अपने कल्चर को जान सकें। चाहे वो सुनकर जान रहे हैं, वो देखकर जान रहे हैं, वो कोई ड्रामा देखकर, कोई प्ले देखकर जान रहे हैं, लोग अपने कल्चरल हेरिटेज से जुड़ सकें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, दैट वाज द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है बेटा लोकल लैंग्वेज, जैसे हरियाणा में हरियाणवी हो गई, राजस्थान में राजस्थानी हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, महाराष्ट्र में मराठी हो गई। और आप हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में भी चले जाओगे तो आपको रीजन वाइज लोकल लैंग्वेजेस मिलेंगी। हरियाणा में क्या आपको हर जगह एक जैसे हरियाणवी देखने को मिलेगी? नहीं। आप सिटीज़ में चले जाओ अलग मिलेगी, रोहतक के एरिया में चले जाओ अलग मिलेगी, पंजाब में आप जाओगे, पंजाब में पंजाबी हर जगह की एक जैसी नहीं है। तो जो वर्नाकुलर यानी जो लोकल लैंग्वेज थी पीपल की, लोगों की, उसको जो है इन पोइट्स ने, इन आर्टिस्ट ने उस लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया। क्यों? ताकि वो उस बड़ी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सकें जो कि उनके जनरल्स, उनकी पोएट्रीज नहीं पढ़ सकते। इट मीन्स दोज हु वर इलिटरेट, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो उस समय पे इलिटरेट जो पीपल थे वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते थे और उनको इस रेवोल्यूशन में अपने साथ जोड़ना, क्रांति में अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए उन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या किया, लोकल भाषा यूज़ करनी शुरू की। नो डाउट हमसे कोई आके इंग्लिश में एकदम बात करेगा, हम शायद उसके साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जब कोई आके हमसे हिंदी में या हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें बात करेगा तो हम उससे ज़्यादा फ्रेंडली शायद बात कर पाएंगे, हम उससे ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाएंगे। तो यही कारण था कि एट दैट टाइम जो रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज थे, दे स्टार्टेड यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है दैट इज़ ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड का एग्जाम्पल क्या है, पोलैंड में क्या हुआ था, क्यों ये हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं। वियनी जो हमने ट्रीटी ऑफ वियना था, आपको बार बार देखो हमारे सामने आ रहा है ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो उसके बाद क्या किया था, पोलैंड के ऊपर नेपोलियन ने कब्जा किया था। लेकिन वियना की संधि के बाद ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, इन सब ने क्या किया था, नेपोलियन के जीते हुए हिस्सों को आपस में बांट लिया था। तो उनमें से पोलैंड भी एक था। और पोलैंड का क्या किया, पोलैंड बेचारे के साथ तो इतनी बुरी हालत हुई कि ये अब खुद एक पीस में नहीं रहा। यानी पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया में चला गया था, कुछ हिस्सा इसका ऑस्ट्रिया में चला गया था, कुछ हिस्सा इसका प्रूशिया में चला गया था। तो यानी कि अब पोलैंड खुद जो है टुकड़ों में बिखर चुका था। इट वॉज नो लॉन्गर अ सिंगल नेशन। लेकिन अभी भी वहाँ के लोग आपस में जुड़े हुए थे। हाउ? थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अभी यहीं के जो है एक रेवोल्यूशनरी के बारे में हम बात करेंगे, हु वाज अगेन ही वाज अ रोमांटिक रेवोल्यूशनरी, और उनका नेम क्या था, कैरोल कर्पेंस्की। Here you can see in the image, he is Carol Karpinski. अभी इन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया, हमने अभी तक देखा रेवोल्यूशनरी किसका, प्ले, स्टोरीज, ड्रामा, इन सबको यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने भी क्या यूज़ किया, इन्होंने भी ऑपेराज एंड म्यूजिक को यूज़ किया टू स्प्रेड द नेशन लव, देश प्रेम, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, देश के लिए प्रेम। इनका देश क्या था, पोलैंड। देखो ये अलग हो गई, ये रशिया में चला गया, ये दूसरे देश के पास चला गया, टुकड़े हो गए इसके। लेकिन इन सबको आपस में जोड़ने के लिए ही रेवोल्यूशनरीज यूज डिफरेंट वेज, जिसमें से कैरोल कर्पेंस्की जो थे उन्होंने ओपेराज और म्यूजिक का सहारा लिया। अब ओपेराज क्या होते हैं बेटा, ओपेराज होते हैं म्यूजिकल ड्रामाज, जिसमें कोई भी स्टोरी जो है वो म्यूजिकल वे में शो की जाती है। ठीक है, वो स्टोरी बोलकर डायलॉग वे में नहीं होती, जो डायलॉग्स पे होंगे दोज विल बी इन अ म्यूजिकल वे। तो इट इज़ अ म्यूजिकल स्टोरी।
तो म्यूजिक के थ्रू वो जो है पोलैंड के कल्चर को लोगों के सामने लेकर आई। उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों के कारण वहाँ के जो फोक डांसेस थे लाइक पोलोनाइज एंड मेजोरका, ये क्या बन गए, ये वहाँ के नेशनल सिंबल्स बन गए, एक तरीके के नेशनलिस्ट सिंबल। जो नेशनलिस्ट थे वो वहाँ के जो फोक डांसेस थे उनको उन्होंने एक नेशनलिस्ट सिंबल की तरह यूज़ किया टू स्प्रेड द नेशन लव अमंग द पीपल। दूसरी चीज़ क्या हुई पोलैंड में, हमने अभी देखा था वर्नाकुलर लैंग्वेज, है ना, लोकल लैंग्वेज की हमने बात की थी। तो पोलैंड में भी रोमांटिक आर्टिस्ट के साथ रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज ने जहाँ म्यूज़िक का सहारा लिया, वहीं पर लैंग्वेज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? सभी जो पोलैंड के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश। दे यूज्ड टू स्पीक पोलिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल। अब जब पोलैंड अलग अलग टुकड़ों में बंट गया, तो यहाँ पे रशिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। रशिया ने क्या किया? रशिया ने बोला कि जो हिस्सा पोलैंड का रशिया के पास गया उसमें से स्कूल्स में से पोलिश लैंग्वेज, पोलिश बेटा पोलैंड की भाषा थी, पोलिश लैंग्वेज को उन्होंने निकाल दिया, हटा दिया और बोला अब तुम हमारी भाषा में पढ़ोगे। वट एवर नॉलेज यू वॉन्ट टू गेन यू हैव टू गेन इट इन रशियन लैंग्वेज। लोगों को ये पसंद नहीं आया, पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। तो क्या किया? अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रशियन रूल वॉज क्रश्ड इन 1831। कुछ लोगों ने मिलकर एक आर्म्ड प्रोटेस्ट किया रशिया के खिलाफ, लेकिन रशियन जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया? उस प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया। कब? इन 1831। बट इस रिप्रेशन, इस सप्रेशन, ये जो दबाव था रशियन रूलर्स का ऑन दी सिटीजन्स और ऑन द पीपल ऑफ पोलैंड, तो ये लोगों से कहीं ना कहीं जब उनको दबाने की कोशिश की गई तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फाइनली व्हाट हैपेंड? Many members of clergy in Poland used language as their weapons in national struggle. तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक इंटरनली प्लानिंग की that now they have to spread the nationalism among the people. How? Which idea they used? The language. क्योंकि एक कॉमन चीज़ पोलैंड में सभी लोगों में थी, उनकी पोलिश भाषा। तो उन्होंने इस भाषा को ही क्या किया? अपना हथियार बना लिया कि हम रशियन भाषा नहीं अपनाएंगे। वो लोगों से क्या कहने लगे? वी विल नॉट एक्सेप्ट द रशियन लैंग्वेज, आवर लैंग्वेज इज पॉलिश एंड वी हैव द राइट टू गेट एजुकेशन इन इट। तो वो क्या करने लगे? अब ये इन्होंने कैसे इसको हथियार बनाया? क्लर्गी। क्लर्गी कौन होते हैं बेटा? जो जैसे प्रीस्ट आप कह सकते हो, चर्च में जो होते हैं वो सब क्लर्गी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जब अपने प्रीचेस, दे यूज टू प्रीच एंड गिव सरमन्स, जब ये जो उपदेश वगैरह जो भी देते थे वो ये चर्च में कौन सी लैंग्वेज में देने लगे? पॉलिश लैंग्वेज में। पहले भी देते थे बट अब इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लिया कि हम लोग रशियन लैंग्वेज में कोई भी प्रीचिंग लोगों को नहीं देंगे। वी विल गिव आवर प्रीचिंग्स इन पॉलिश लैंग्वेज ओनली। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ वी कैन से प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रशियंस in a very different manner by using the language as a weapon। और इसके खिलाफ हुआ क्या? बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। तो रशियंस क्या करेंगे? क्या वो इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? नो, ऑफ कोर्स दे विल नॉट एक्सेप्ट इट इजीली। तो मैनी प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और गॉट एक्साइल इन सर्बिया। तो क्या किया? बहुत सारे जो प्रीस्ट थे, बिशप्स थे, मतलब जितने जो क्लर्गी पीपल थे, दोज हु वर इन दिस प्रोटेस्ट यू कैन से, और हु वर सपोर्टिंग दिस नेशनल स्ट्रगल, उनको या तो जेल में डाल दिया या फिर उनको देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? सर्बिया भेज दिया। सर्बिया वाज आल्सो वन ऑफ द टेरिटरी ऑफ रशिया। तो उनको वहाँ पर भेज दिया, उनको देश निकाला दे दिया। तो यानी उनको क्या की जा रही है? दबाने की कोशिश की गई। यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज प्रूव्ड एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और ये जो पॉलिश लैंग्वेज एज इन्होंने वेपन यूज़ की थी रेवोल्यूशनरीज ने, रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज ने, ये क्या हुई? ये जो भाषा जो थी ये एक बहुत बड़ा हथियार बनकर सामने आई। किसके? अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। इसने जो है बहुत इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया एंड हेल्प द रेवोल्यूशनरीज इन पोलैंड। तो इस तरीके से हमने देखा द एरा ऑफ रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज कि कैसे रोमांटिसिज्म, रोमांस क्या होता है? रोमांस मीन्स लव। तो यानी कि अब यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी थे
वो सिर्फ वॉर्स की बातें करके ही लोगों को नेशनल स्ट्रगल के बारे में या नेशन स्टेट के बारे में नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने एक अलग तरीका निकाला देश प्रेम का, कि लोगों को के अंदर ऐसी भावना हमने डालनी है कि लोग अपने देश से प्यार करें, लोग उसके साथ इमोशनली जुड़ें। हम किसी भी पर्सन को व्हेन वी लव, हम अपनी फैमिली को क्यों लव करते हैं? बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड टू आवर फैमिली। हम अपने फ्रेंड्स को वाई डू वी लव आवर फ्रेंड्स? बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड टू देम। हमारे अंदर कभी भी उनको हर्ट करने की इंट्यूशन नहीं आएगी। तो यही तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया कि वी शुड अटैच द कम्युनिटी और वी शुड अटैच ऑल द पीपल इमोशनली टुवर्ड्स देयर नेशन। एंड इट रियली प्रूव्ड अ वेरी इम्पॉर्टेंट और अ रेवोल्यूशनरी वे अगेंस्ट द वेरियस जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स. So students, here our today's topic is finished. I hope that it's clear to you all. Try to link the stories from beginning till here. अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होगा, you are free to ask, and we'll continue our chapter in the next video. Till then, all of you take care and have a good day.